नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। कोशिका से अक्सर सवाल आते रहते हैं, चाहे आप किसी भी कक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो सेल से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते रहता है। तो ऐसे में अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो ऐसे में मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि आखिर कौन सा आंसर यहां पर क्यों आया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सेल नाम है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा सेल नाम दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्लेमिंग, लुवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और ब्राउन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं कि एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप याद रख सकते हैं। तो जो सेल होता है वह बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है, जिसको कि हम देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो उसको हम हुक की मदद से पकड़ेंगे, हुक की मदद से, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है उसको अक्सर हुक की मदद से पकड़ा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल की खोज किसने किया था या फिर जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। वही अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। वही अगर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या हो जाएगा। तो जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने किया था। वही जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, तो उन्होंने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, जो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। वही अगर पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। वही मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो कि अंडाणु है, अंडाणु है। और अंडाणु कहाँ पाया जाता है, तो यह मादा में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। वही मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका जो कि शुक्राणु है, शुक्राणु है। और कहाँ पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। वही अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी कोशिका है और मानव की लंबी कोशिका, तो कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। आपको बता दूं कि न्यूरॉन जो कि दुनिया की भी लंबी कोशिका है और मानव की भी लंबी कोशिका है, तो दोनों चीज़ में न्यूरॉन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो जीव द्रव्य शब्द है उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी, पुरकिंजे के द्वारा जो जीव द्रव्य शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन आपको बता दो कि खोज किसने किया था, खोज किसने किया था। तो जो जीव द्रव्य है उसका खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, फेलिक्स डुजार्डिन के द्वारा यहाँ पर जीव द्रव्य को खोजा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। वह जीव द्रव्य क्या होता है, तो जीव द्रव्य क्या होता है, तो जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है, उसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो जो जीव द्रव्य है वह किस चीज़ से बना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका द्रव्य से बना होता है, केंद्रक द्रव्य से बना होता है और अन्य कोशिका के भाग से बने होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीव द्रव्य किससे बना होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है।
तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप में सबसे बड़ा कोशिका का भाग है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अगर जंतु में पूछा जाता तो जंतु में कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जंतु कोशिका में अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, जो कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा भाग है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग है या फिर सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। वही दूसरा नंबर में क्या आ जाता है? तो दूसरा नंबर में आ जाता है केंद्रक के बाद में दूसरा नंबर में सबसे बड़ा कोशिका का भाग या फिर अंग कौन सा है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि अगर केंद्रक ऑप्शन नहीं दिया रहता है और पूछ दिया जाता है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा है और माइटोकॉन्ड्रिया दिया रहता है और केंद्रक नहीं दिया रहता है, तब जाके आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर सही टिक करना है। लेकिन अगर केंद्रक ऑप्शन दिया रहता है तो आपको केंद्रक पर सही करना है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो पादप कोशिका होता है उसका बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्योंकि जो पादप कोशिका होता है सिर्फ उसमें ही सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो वो होती है पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है? तो पारगम्य का मतलब होता है कि जो सेल वॉल होती है वह किसी भी पदार्थ को आसानी से आने भी देती है और वहाँ से जाने भी देती है। यानी कि कोशिका के अंदर आ भी सकती है और कोशिका के से बाहर जा भी सकती है। तो उसी को यहाँ पर पारगम्य कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही आपको बता दूं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है वह कैसी होती है? तो वह अर्ध पारगम्य होती है। यानी कि किसी चीज़ को अंदर आने देती है और किसी चीज़ को बाहर जाने देती है। यानी कि कोशिका झिल्ली होती है वह प्रवेश पर नियंत्रण लगाए रखती है कि किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को बाहर जाने देना है। तो यही काम है कोशिका झिल्ली का। और कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाया जाता है और पौधे में भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक का नाम पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी कैल्शियम, जो कि कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम होता है वह कोशिका भित्ति का एक तरीके से यहाँ पर सुरक्षा करता है, उसको यहाँ पर मजबूत और दृढ़ बनाता है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसका यहाँ पर मजबूती को बनाए रखें, उसको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करें, उसी को यहाँ पर कैल्शियम की मदद से वो करता है। और आपको बता दूं कि मानव शरीर में भी कैल्शियम पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि हड्डी में पाया जाता है, ताकि जो मनुष्य की मजबूती यहाँ पर बनाए रखें। कहते हैं ना कि मनुष्य में कैल्शियम की कमी हो गई तो ऐसे में जो मनुष्य होता है वह यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उसी तरह पेड़ पौधे में भी कैल्शियम की कमी हो जाता है, जिससे कि जो पौधे होते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है कौन? तो वो प्रदान करता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर कोशिका भित्ति भी हो सकता था, कोशिका भित्ति भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति का ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है। कोशिका भित्ति यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा? तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि पादप कोशिका में यहाँ पर आकार कौन प्रदान करता है या फिर जंतु कोशिका में आकार प्रदान कौन करता है।
तो अगर पादप कोशिका में आकार प्रदान कौन करता है, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति हो जाएगा अगर पादप पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर जंतु पूछा जाता तो कौन हो जाएगा, तो जंतु में हो जाएगा यहाँ पर कोशिका झिल्ली, क्योंकि जंतु में जो होता है वह कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया कि कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट टिक नहीं मार देना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो यहाँ पर आपका सवाल भी गलत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन जो लवक होता है और रिक्तिकाएँ होती है ये तीनों भी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऐसे में उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर यहाँ पर आपको टिक मारना है, तब जाके आपका सवाल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा आल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो ऊर्जा उत्पादन करना है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह, जिसको कि हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा किसको कहते हैं, जैसा कि अभी बताया है कि ऊर्जा उत्पादन कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो यीस्ट है, जो कवक है और जो हरे शैवाल है, तो आपको बताना है कि ये तीनों प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यानी कि ये ज़्यादा विकसित सेल है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये यूकैरियोटिक है। लेकिन जो जीवाणु होता है ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है जो जीवाणु होता है। और आपको मालूम होगा कि प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जीवाणु में मैं टिक क्यों लगाया। तो यहाँ पर जीवाणु बैक्टीरिया एक ही वर्ड है, तो उसी में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो किस में होती है, तो देखते हैं यहाँ पर आंतरिक झिल्ली में होती है। आंतरिक झिल्ली में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली होती है उसमें ऊर्जा उत्पादन का कार्य संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। तो कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। वही अगर पादप में पूछा जाए तो पादप में कहाँ डीएनए होता है, तो पादप में होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाएगी तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर देखते हैं राइबोसोम करता है, ऑप्शन बी।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और आपको बता दूं कि इसका दो पार्ट होता है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है ये दो भागों में बटा होता है। पहला खुरदरा खुरदरा और दूसरा चिकनी। तो ये दो भागों में बटा होता है। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि एक पदार्थ है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं जल दिया गया है, विचार दिया गया है, ऊर्जा दिया गया है और ध्वनि दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर पदार्थ का डिफिनेशन क्या है? तो पदार्थ का डिफिनेशन क्या है? तो पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पदार्थ में क्या होता है? तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है। मास के साथ साथ क्या होता है? तो आयतन भी होता है। आयतन का मतलब ही हो गया कि स्थान घेरता है। और द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? तो पदार्थ की मात्रा होता है उसमें, पदार्थ की मात्रा होता है। और पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या हो गया? तो पदार्थ की मात्रा का मतलब हो गया कि जो पदार्थ जिस चीज़ से बने होते हैं उसको हम पदार्थ की मात्रा कहते हैं। तो ऐसे में पदार्थ किसका बना होता है? तो जो पदार्थ होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। जी हाँ, परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसको कि हम अणु भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब हम उसको अणु कहते हैं। तो जो पदार्थ होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है। तो जिसमें द्रव्यमान की मात्रा होगी तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं, जिसमें आयतन होगा उसको पदार्थ कह सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर जल हो जाएगा, क्योंकि जल जो कि स्थान घेरती है और इसका एक द्रव्यमान भी होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब कौन सा कथन यहाँ पर गलत है आपको ये बताना है। सही नहीं है ये पूछा गया है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत होगा ये बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पर पदार्थ के कण द्रव्य और गैस में गति करते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो पदार्थ का कण होता है, जो पार्टिकल होता है, वह द्रव्य और गैस में गति करता है। लेकिन जो ठोस होता है, जो ठोस होता है उसमें क्या होता है? उसमें कंपन करता है, उसमें गति नहीं करता है, उसमें कंपन करता है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ठोस पदार्थ होता है उसमें आकर्षण बल क्या होता है? उसमें आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण वह उसमें स्पेस नहीं होता है, जिसके कारण वह कंपन करता है, गति नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन सी में पदार्थ कणों से बना होता है। तो जो पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से बना होता है। इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसा कि मैंने बताया ठोस में भी होता है, लेकिन ठोस में बहुत ही कम मात्रा में स्पेस होता है, उससे ज़्यादा द्रव्य में होता है, और सबसे अधिक मात्रा में स्पेस किस में होता है? तो गैस में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण में आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी में पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है। ऑप्शन सी में यहाँ पर देख सकते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आपको बता दो कि ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, उसके बाद द्रव में ठोस से कम मात्रा में आकर्षण बल होता है, और सबसे कम किसमें आकर्षण बल होता है? तो वह गैस में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ठोस में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही कम होता है, जिसके कारण आकर्षण बल बहुत अधिक पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर द्रव में जो यहाँ पर रिक्त स्थान होता है वह ठोस से अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर आकर्षण बल यहाँ पर मध्यम रहता है।
ठीक गैस में रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसके कारण आकर्षण बल यहाँ पर बहुत ही कम रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नीचे में देख सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी ठोस में जो कि रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे अधिक मात्रा में रिक्त स्थान होता है। तो ऐसे में देख सकते हैं ऑप्शन ए बचता है यहाँ पर, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं वह हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ठोस में कंपन करता है, लेकिन जो द्रव और गैस है उसमें यहाँ पर जो कण होते हैं वह मूवमेंट करते रहता है, गति करते रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आप आँख मत करके टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। यहाँ पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं ये नहीं पूछा गया है, वैज्ञानिकों द्वारा कितनी अवस्थाएं को यहाँ पर खोजा गया है ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो बहुत को यहाँ पर क्या करेगा, 3 ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देगा, लेकिन आपका जवाब यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कितने अवस्थाओं की खोज की है, तो 5 अवस्थाओं की खोज की है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ठोस, द्रव और गैस ये 3 अवस्था तो आपको मालूम होगा, लेकिन जो प्लाज्मा है यह आपका चौथा अवस्था हो जाता है। और बोस-आइंस्टीन संघनन जो कि आपका 5वां यहाँ पर अवस्था हो जाएगा, पदार्थ का 5वां अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 अवस्थाओं की खोज की गई है। यहाँ पर प्लाज्मा का मतलब क्या है, तो प्लाज्मा का मतलब क्या है, जब हम गैस को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देंगे तो यह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गैस जब हम इसको गर्म करेंगे तो उसमें ऊर्जा आ जाएगा, उसमें ऊर्जा अवशोषित हो जाएगा, जिसके कारण यह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सूर्य हो गया, तारा हो गया या फिर बिजली हो गया, जो कि प्लाज्मा का यहाँ पर एग्जाम्पल है। इसके अलावा बोस-आइंस्टीन संघनन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी गैस को बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देंगे, यानी कि परम शून्य पर लेते जाएंगे, जिसको कि हम बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देंगे गैस को, तो वह बोस-आइंस्टीन संघनन में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि जब गैस को -273 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो बोस-आइंस्टीन संघनन यहाँ पर पदार्थ बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं यहाँ पर तय की गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा 5 अवस्थाएं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो जैसा कि मैं पहले से बता आ रहा हूं कि किसमें आकर्षण बल अधिक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ठोस में होता है। ठोस में जो आकर्षण बल अधिक होता है, आखिर ऐसा क्यों, तो इसमें जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गैप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम रहता है, लगभग ना के बराबर रहता है। जो गैप रहता है, जो रिक्त स्थान रहता है, वह ना के बराबर रहता है, जिसके कारण सबसे अधिक मात्रा में आकर्षण बल किस में होता है, तो वह ठोस में होता है। तो ऐसे में ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन होता है। तो ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है, यहाँ आकार का मतलब क्या हो गया, तो आकार का मतलब हो गया कि ठोस कैसा आकार में होता है। यहाँ पर गोल पूछा गया है, चरखुट पूछा गया है या फिर त्रिकोण पूछा गया है, उसी को हम आकार बोलते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है कि कितना स्पेस घेरता है, उसी को आयतन हम कहते हैं। तो यहाँ पर कैसा होता है ठोस का आकार और आयतन, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि स्थिर होता है। मान लीजिए कि हम ठोस को यहाँ से उठाएंगे, इस ठोस को उठाएंगे तो यह ट्रायंगल ही रहेगा ना, यहाँ पर इसका शेप यहाँ पर रेक्टेंगल थोड़ी हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आकार नहीं चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो स्पेस घेरेगा, जो यहाँ पर स्पेस घेर रहा है, यहाँ पर भी तो उतना ही जगह घेरेगा। तो ऐसे में यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो ठोस का आकार और आयतन होता है वह स्थिर होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए,
ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ठोस होता है वह गति नहीं करता है, वह क्या करता है, तो वह कंपन करता है। यहाँ जो ठोस रहता है वह कंपन करता है, गति नहीं करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो द्रव्य और गैस होते हैं वह यहाँ पर गतिशील करते हैं। नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर उनके बीच बड़े स्थान होते हैं। क्या ठोस के अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ठोस के अंदर जो रिक्त स्थान होता है वह लगभग ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नीचे में देख सकते हैं उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है, तो नहीं, जैसा कि मैंने बार बार बता रहा हूं कि उसमें आकर्षण बल अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम दे दिया गया है, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बचता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आकर्षण बल होता है वह एक ही जगह पर रहता है, और जो ठोस रहते हैं उसका पार्टिकल अपने ही जगह पर रहते हैं, वह सिर्फ कंपन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं, वह एक ही जगह पर रख के कपते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए कि यह गैस में है और डायरेक्ट यह द्रव में नहीं आएगा और डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम उसको निक्षेपण कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही ऊर्ध्वाधर किसको कहेंगे? ऊर्ध्वाधर किसको कहेंगे? तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ठोस जो रहता है वह द्रव में बिना बदले गैस में बदल जाता है, उसको हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कहते हैं। संघनन किसको कहते हैं? तो संघनन में क्या होता है, तो जो गैस होता है, जो गैस होता है वह द्रव्य में बदलता है। वही वाष्पीकरण में क्या होता है, तो वाष्पीकरण में जो द्रव्य होता है वह धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा स्लोली वह गैस में बदल जाता है, उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ऐसे में ऑप्शन भी यहाँ पर निक्षेपण हो जाएगा, जिसमें कि गैस बिना यहाँ पर द्रव अवस्था में आए हुए डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक मटका का यहाँ पर घड़ा रखा गया है, जो कि मिट्टी का घड़ा है, और यहाँ पर जो मिट्टी का घड़ा में हम जल भर देते हैं, जल भर देते हैं, तो यहाँ पर देखते होंगे कि जो जल रहता है वह बाहर में यहाँ पर निकलने लगता है, यहाँ पर भींगा भींगा हुआ लगता है। तो ऐसे में जो जल रहता है वह बाहर के वातावरण से ऊर्जा ले लेता है, ऊर्जा ले लेता है, और उस ऊर्जा को ऊपर की ओर अवशोषित करता है, यानी कि जो जल रहता है वह गैस में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर जो पानी रहता है वह ठंडा रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जो जल है वह गैस में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम इवापोरेशन कहेंगे, यानी कि वाष्पीकरण कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो वाष्पीकरण को कौन सा यहाँ पर ऑप्शन कम कर देगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं तापमान में वृद्धि। हम अगर गर्म करेंगे, मान लीजिए कोई चीज़ में हम तापमान को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो क्या वह गर्म होता जाएगा ना, तो ऐसे में यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होगा। तो देखते नहीं कि जब ज़्यादा धूप उगल रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण को यहाँ पर कम नहीं किया जा सकता है। नीचे में देख सकते हैं कि सतह क्षेत्र में वृद्धि। मान लीजिए कपड़ा को हम मोड़ देते हैं, कपड़ा को हम निचोड़ देते हैं और सुखाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो वह धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन हम कपड़ा को फैला के अगर सुखाते हैं तो क्या होगा, तो जो कपड़ा है वह जल्दी सूखेगा। इसके नीचे में देख सकते हैं पर हवा की गति में वृद्धि। तो हवा की गति में वृद्धि का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि मानसून का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है, तो आप क्या करते हैं, छत में कपड़ा यहाँ पर नहीं घाट सकते हैं, तो ऐसे में घर में घाटते होंगे, या फिर घर में घाटते होंगे तो एसी या फिर पंखा को चालू कर देते होंगे, तो ऐसे में हवा यहाँ पर आता होगा, हवा की गति यहाँ पर तेज हो जाती होगी, तो ऐसे में जो कपड़ा होगा वह जल्दी सूखता होगा। तो हवा की गति से भी यहाँ पर वाष्पीकरण को कम नहीं किया जा सकता है। नीचे में देख सकते हैं नमी। यहाँ पर नमी का मतलब क्या हो गया? आर्द्रता। आर्द्रता, अगर आर्द्रता रहेगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण बहुत ही स्लो होगा। तो ऐसे में ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जब तापमान को स्थिर रखते हुए गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो पदार्थ की अवस्था में क्या होता है।
तो जब गैस पर हम दबाव डालेंगे तो क्या होगा, तो जो गैस पर अगर हम दबाव डालेंगे तो वह रिवर्स कंडीशन में जाएगा। तो मान लीजिए कि गैस में हम दबाव डालते हैं, ये गैस हो गया, इसमें अगर हम दबाव डालेंगे तो यह सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये तरल हो जाएगा, ये तरल हो जाएगा। लेकिन जब तरल में भी अगर अधिक दबाव दे देते हैं तो यह ठोस में बदल जाएगा, तो यह ठोस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो यह तरल अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन और अधिक अगर दबाव डालेंगे तो यह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ठोस से पहले क्या बनता है, तो वह पहले तरल बनता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में CO2 से सूखी बर्फ बनाना। तो जो CO2 से सूखी बर्फ बनाते हैं, इसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर चेंजेस नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर CO2 था और सूखी बर्फ बनने के बाद भी इसमें CO2 मौजूद रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। नीचे में देख सकते हैं एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। तो हम प्लेटिनम तार को अगर गर्म कर देंगे तो उसका यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, प्लेटिनम से यहाँ पर दूसरा चीज़ थोड़ी ना बन जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर प्लेटिनम का तार गर्म होना यह भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नीचे में देख सकते हैं कि लोहे का चुंबकीयकरण करना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लोहे को यहाँ पर चुंबकीयकरण करते हैं, उसमें चुंबक की गुण को डालते हैं, लेकिन वह लोहा ही रहता है। उसमें थोड़ा मोड़ा आ जाता है चुंबकीय गुण, अलग बात है, लेकिन कुछ ही समय के लिए रहता है। ऊपर में देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, ये यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जो पहले मक्खन था उसमें वहाँ पर मक्खन का जो स्वाद है उसमें चेंजेस आ जाता है, मक्खन खट्टा हो जाता है। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देख सकते हैं गैसों का द्रवों में द्रवीकरण। तो गैस को हम द्रव में बदल रहे हैं, गैस को हम द्रव में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था का यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर भौतिक अवस्था का चेंज हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि द्रव को हम फिर से गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण करना। तो गैस से फिर से यहाँ पर द्रव बन सकता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा है। ठोसों का द्रव में पिघलना। तो ठोस को हम द्रव बना सकते हैं और द्रव से फिर से हम ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो तीनों ऑप्शन है यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो ऑप्शन बी बचता है पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन का मतलब क्या है, तो मान लीजिए किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखते हैं और उसमें सूक्ष्म जीव को डाल देते हैं, तो जो पदार्थ होता है वह अल्कोहल में बदल जाता है। तो जो पदार्थ यहाँ पर पहले दूसरा चीज़ था वह अब अल्कोहल में चेंज हो गया। तो हम इसको कह सकते नहीं हैं रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी को हम यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो अब भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अंगूर किण्वित होना, अंगूर किण्वित होना। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जो अंगूर है वह अल्कोहल में चेंज हो रहा है। फलों का पकना, तो फलों का पक जाएगा तो यहाँ पर फल का जो टेस्ट हो जाएगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर फलों का जो पकना है वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही जमना, तो पहले वह दूध था अब वह दही बन गया, तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है जो कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ़ का पिघलना। तो हम बर्फ़ को पहले पिघला लेंगे, उसके बाद फिर हम पिघला हुआ पानी को फिर बर्फ़ बना सकते हैं। तो ऐसे में जो भौतिक परिवर्तन होगा वह ऑप्शन सी होगा, बर्फ़ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचने का कारण क्या है। तो मान लीजिए कि आप घर में खाना बनाते रहे होंगे या फिर आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, तो आप देखते होंगे कि जो गर्म भोजन रहता है उसका सुगंध दूर दूर तक जाता होगा। खास करके मुर्गा मीट का उसका सुगंध तो बहुत ही दूर दूर तक जाता होगा। तो ऐसे में क्या है, आखिर वह सुगंध क्यों जाता है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, जिससे वह तेजी से फैलने लगती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण स्पष्ट होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि स्विमिंग पूल में या फिर
जो नदी होता है उसमें गोताखोर मौजूद रहता है। मान लीजिए कि आप छठ पूजा करने जाते होंगे तो वहाँ पर गोताखोर को देखा होगा। गोताखोर किसको कहते हैं? गोताखोर किसको कहते हैं? तो गोताखोर हम उसको कहते हैं जो कि पानी में यहाँ पर तैराकी में जो तैरने में एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसको होगा, अनुभव होगा, यानी कि कह सकते हैं एक्सपर्ट होगा तैराकी में, तो उसको हम गोताखोर कहते हैं। तो आखिर वह पानी को कैसे काट पाता है और वह तैर कैसे पाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पानी में जो है वह रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों में जो रिक्त स्थान होता है उसी के कारण हम जो है पानी को काट पाते हैं और उसमें आसानी से यहाँ पर तैर पाते हैं। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों की कौन सी विशेषता है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं उसकी क्या विशेषता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं वह लगातार गति करते रहते हैं। यहाँ पर जो ठोस होता है उसमें कंपन करता है, लेकिन जो द्रव होता है और जो गैस होता है उसमें यहाँ पर मूवमेंट होते रहता है। और जो पदार्थ होते हैं उसके बीच रिक्त स्थान होता है और वे आकर्षित होते रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। तो ये 5 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ठोस पदार्थ की कौन सी विशेषता है। तो ठोस का क्या विशेषता है? तो ठोस होता है उसमें क्या होता है? तो उसका आकार नहीं बदला जा सकता है, यानी कि निश्चित आकार होता है, साथ ही साथ निश्चित आयतन भी होता है। क्योंकि क्या, ठोस को अगर हम दूसरा जगह रख देते हैं तो क्या वह त्रिकोण से चौकोर थोड़ी हो जाता है, या फिर जो ठोस होता है वह बह के थोड़ी ना यहाँ पर फैल जाता है। तो वह फिक्स ही यहाँ पर रहता है, जितना यहाँ पर पहले आकार रहता है, जितना आयतन रहता है उतना ही रहता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठोस का निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमाएं होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रबड़ बैंड को ठोस क्यों माना जाता है। तो जो रबड़ बैंड होता है उसको ठोस क्यों माना जाता है? तो रबड़ बैंड, मान लीजिए कि ये रबड़ बैंड है, इसको हम खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम छोड़ देंगे तो ये वापस इतना ही शेप में आ जाएगा ना, वापस जितना था उतना ही में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ठोस मानते हैं, इसलिए हम इसको ठोस मानते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि यह खींचने पर अपने मूल आकार में वापस आ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि स्पंज ठोस होते हुए भी क्यों संपीड़ित किया जा सकता है। तो स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज जो कि रुई का बना होता है और उसमें खाली स्थान होता है, और खाली स्थान होता है उसमें हवा भरी रहती है, और जब हम उसको दबाते हैं तो उसका हवा, जो स्पंज का हवा रहता है वह निकल जाता है। लेकिन जो फिर से अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो जो हवा होती है स्पंज में भर जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनमें हवा भरी होती है, जिसके कारण वह संपीड़ित हो जाती है, यानी कि वह सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द्रव का आकार और आयतन कैसा होता है। तो द्रव का आकार कैसा होता है? तो द्रव का आकार यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए कि हम गिलास में द्रव को रखेंगे तो इसका आकार यहाँ पर गिलास का जैसा आकार होगा वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बर्तन में रख देंगे तो यहाँ पर आकार कैसा हो जाएगा? तो बर्तन का जैसा आकार रहेगा वैसा द्रव्य का आकार हो जाएगा। और आयतन की बात की जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पर द्रव्य 500 ml भरा हुआ है, 500 ml भरा हुआ है, तो यहाँ पर बर्तन में भी रखेंगे तो भी यहाँ पर 500 ml ही रहेगा। तो आकार में यहाँ पर चेंजेस हो सकता है, लेकिन आयतन में चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द्रवों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो द्रव के बारे में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य ठोस की तुलना में कम बहते हैं। तो आपने कभी सुना है कि ठोस को बहते हुए? तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नीचे में देखते हैं द्रव्य का कोई आयतन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या द्रव्य का आयतन नहीं होता है? तो द्रव्य का आयतन होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कि किसी गिलास में रखिएगा या फिर किसी बर्तन में रखिएगा, तो 100 ml द्रव्य रखिएगा या फिर इसमें रखिएगा, गिलास में रखिएगा या फिर बर्तन में रखिएगा, तो 100 ml ही रहेगा, यहाँ पर घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं। तो आयतन नहीं होता है, ये भी बात यहाँ पर गलत दिया गया है। द्रव्य केवल ठोस में घुल सकते हैं।
तो द्रव्य ठोस में केवल घुल सकता है, तो ये भी बात यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। द्रव्य का बहाव होता है, क्योंकि जो द्रव्य होता है वह बहने लगता है और तरल अवस्था में भी होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में गैसों का घुलना क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर जल में जो गैस होता है, जल में कौन सा गैस होता है, तो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। आखिर उसका होना क्यों आवश्यक है, तो इसका जवाब हो जाएगा जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गैसों की कणों की गति कैसी होती है। तो गैस में जो कण होते हैं उसकी गति कैसी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो गैस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वहाँ पर गति कैसी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। तो आप ध्यान दिया होगा कि मान लीजिए कि आप किसी कमरे में कोई गैस यहाँ पर भर जाता है, तो पूरा ही कमरा में यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और गैस यहाँ पर उड़ने लगता है। पूरा कमरा को यहाँ पर भर जाता है गैस से। तो यहाँ पर गैस कैसा रहता है, तीव्र रहता है, अनियमित रहता है और अत्यधिक तीव्र रहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि गैसों को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जाता है। आखिर गैस को हम संपीड़ित आसानी से क्यों कर लेते हैं, तो जो गैस होते हैं उसमें रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है। रिक्त स्थान जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो गैस के कण के बीच बहुत ही अधिक रिक्त स्थान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, वो भी पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।